ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 18। एक सुर्ख सफ़ेद पठान नुमा शख्स का ज़ोरदार झापड़ खाकर सेठ सिराज पुश्त के बल पुख्ता सड़क पर गिरा। उसके एक परिंदे ने शायद पिकअप के अंदर से कोई हथियार वगैरह निकालने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे नौजवान ने उसे कमर से पकड़ा और बेपनाह शिद्दत से घुमाकर एक इलेक्ट्रिक पोल से दे मारा। देखते ही देखते वहाँ हंगामा बरपा हो गया। पठान और उसका एक साथी सेठ से चिमट गए। दोनों ने उसे दोबारा सड़क पर गिराया और चंद सेकंड रुई की तरह तनक कर रख दिया। उसके दोनों हट्टे कट्टे करिंदे भी स्टेशन वैन से निकलने वाले नौजवानों के हाथों बुरी तरह पिट रहे थे। ये सीन ज़रा करीब से देखने के लिए इमरान गाड़ी से उतरा और भागता हुआ मौके पर पहुंच गया। वो छुड़ाने वालों में शामिल हो गया। ताहम मैंने साफ देखा वो बज़ाहिर तो सेठ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो अपने साथियों को मारा मारी का मज़ीद मौका दे रहा था। देखते ही देखते स्टेशन वैन वाले नौजवान वापस गाड़ी में बैठे और आनन फानन नज़रों से ओझल हो गए। देखने वालों को यही लगा था कि शायद वो गाड़ी को साइड पर लगाने लगे हैं, मगर वो चंद सेकंड में उड़न छू हो गए। जब तक ज़ेरे तमीर इमारत में काम करने वालों को इस दुर्गत की पूरी खबर होती, वो दौड़ते हुए अपने आका नामदार की मदद को पहुंचते। वहाँ कुछ नहीं था। सेठ सिराज को सरारा देकर तबाह हाल सुजुकी में बिठाया जा रहा था। उसका गिरबान लहू लहान था। वो हाथ लहरा लहरा कर बुलंद आवाज़ में गालियाँ बक रहा था, मगर जिनके ये गालियाँ थी वो कब के इसका थोबड़ा खून आलूद करके फरार हो चुके थे। सेठ के एक करिंदे ने खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरद्दिफ एक दो हवाई फायर भी किए। मोटरसाइकिल पर सवार दो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी वहां पहुंच गए, मगर अब उनका आना बेसूद था। इसी दौरान में इमरान दौड़ता हुआ वापस कार में आ गया। बड़ा ख़राब ज़माना आ गया है, उसने मुंह बनाकर कहा। ज़रा सी बात पर लोग एक दूसरे का सर फाड़ने लगते हैं। चच उसने गियर लगाकर कार हम जाए आशा के पास से गुजरे। वहाँ हजूम की वजह से रफ्तार खासी कम थी। मैंने अपना चेहरा पी कैप और हाथ की ओवट में छुपाया हुआ था। मेरी नज़र सेठ सिराज की फटी हुई कमीज़ लहूलुहान ठोड़ी पर पड़ी। सीने में नफरत अमेज़ खुशी की एक छोटी सी लहर दौड़ गई। सेठ के जुर्म के मुकाबले में ये सज़ा बहुत छोटी थी, लेकिन सज़ा तो थी। वो बुनाए हुए अंदाज में किसी को मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहा था। सुजुकी पिकअप का पिछला हिस्सा तबाह होकर रह गया था। एक तरफ से चादर अंदर धंस गई थी। सुजुकी में 3-4 बोरियां लदी हुई थी। इनमें से 2 बोरियां फट गई थी और बोरियों के अंदर से चावल वगैरह बाहर निकले हुए थे। कार वहाँ से आगे बढ़ गई तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। मैंने इमरान से पूछा, स्टेशन वैन का नंबर नोट कर लिया गया? तो फिर हमें क्या, स्टेशन वैन वाले जाने और सुजुकी वाले। वो बेपरवाही से बोला, मगर मेरे चेहरे पर गुस्से का तासर देखकर फ़ौरन बोला, असल में तुमने गौर नहीं किया। स्टेशन वैन की नंबर प्लेट कचरे के छींटों से बिल्कुल छुपी हुई थी। उसे पढ़ने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया था। यानी ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ? मैंने कहा, प्लानिंग के बगैर तो पाकिस्तान में बस हुकूमत ही हो सकती है। बाकी हर शय के लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करनी पड़ती है। हम 1-1.5 किलोमीटर आगे आ गए। इमरान के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने एक हाथ से ड्राइव करते हुए कार रिसीव की। दूसरी तरफ से उसका कुछ साथी था। वंडरफुल, सब ठीक रहा, एकदम 5 स्टार। 2-3 दिन तो टकोर चलेगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जो इमरान ने ध्यान से सुना। फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला, हाँ ये चीज़ तो मैंने भी नोट की है। मैं तुमसे बात करने ही वाला था। हाँ बिल्कुल, दोनों बोरियां इसी तरह थी। बड़ी नज़र है भाई तुम्हारी भी। बेशक मुझे भी कोई चक्कर लगता है। ठीक है, ओके। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे उसकी पेशानी पर सोच की सलवटें नज़र आई।
मैं कुछ देर तो चुप रहा, फिर मैंने पूछा, बोरियों की क्या बात कर रहे थे? कुछ शक सा पड़ा है मुझे और इकबाल को। उसने अपने साथी का नाम लिया। कैसा शक? पिकअप में जो 2 बोरियां फटी थी, इनमें से एक अजीब चीज़ सामने आई है। बोरियों में ऊपर चावल थे और नीचे सारी मिट्टी भरी हुई थी। चावलों की तय मुश्किल से 2-3 इंच होगी। गंदम में मिट्टी की मिलावट तो सुनी थी, लेकिन चावलों में मिट्टी, और इसमें भी 99%। इमरान ने कंधे उचकाए। हो सकता है कि वो मिट्टी ना हो, मैंने ख्याल ज़ाहिर किया। देखने में तो मिट्टी ही लगती है यार। हाँ, ये हो सकता है कि मिट्टी के अंदर कुछ और हो। वैसे ये सेठ सिराज जिस तरह का बंदा है, इससे किसी भी किस्म की बुरी तवक्को की जा सकती है। वाकई हो सकता है कि मिट्टी के अंदर कुछ और छुपाया गया हो, कोई असला वगैरह या फिर हीरोइन। मेरा तो दिल चाह रहा है कि सेठ की थोड़ी सी CID की जाए। मेरे ख्याल में तो ऐसे बंदे को किसी मुसीबत में गिरफ्तार कराना भी ऐन सवाब है। मैं खामोश रहा। सेठ सिराज को ज़दोकोब किए जाने के मनाज़र मेरी निगाहों में घूम रहे थे। मुझे हरगिज़ यकीन नहीं था कि मैं सेठ सिराज को इतनी जल्दी अपनी ही तरह किसी के हाथों से पिटते हुए देखूंगा। इसकी गाड़ी का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, और नुकसान के साथ वो फटी हुई बोरियां। सोचने की बात थी, वो ये बोरियां कहाँ लेकर जा रहा था, जिनमें ऊपर थोड़े से चावल और नीचे मिट्टी भरी हुई थी। 2 बोरियों में ये सूरत हाल थी, तो यकीनन बाकी बोरियों में भी यही कुछ होगा। मैं जल्द ही इमरान के साथ उसके घर वापस पहुंच गया। वो अपने इस मिशन की कामयाबी पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। मैंने इससे पूछा, तुम्हें पता था कि सेठ ने इतने बजे वहाँ पहुँचा है? पता था यार, इसलिए होमवर्क किया था बाकायदा। और अगर इमारत में काम करने वाली लेबर मौके पर पहुँच जाती तो क्या होता? हमारी स्टेशन वैन में 3-4 बंदे और भी थे, और इनमें से हर एक 2-3 बंदों पर भारी है। इसके बाद मैं खुद भी तो था। तुम्हारा ये यार तुम्हारी दुआ से 5-6 बंदों को तो बआसानी आगे लगा सकता है। वही ऐसे ही तो हीरो का खिताब नहीं मिला हुआ। इसने बाजू को मोड़कर कमीज के अंदर से ही अपना मसल दिखाया। मुझे इस बात की तसल्ली दी कि सेठ की ठुकाई वाले मामले को कोई शख्स भी मेरे हवाले से नहीं नथी कर सकेगा। एक्सीडेंट वाला काम बड़ी चापकदस्ती और प्लानिंग से किया गया था, और ये सारा वाक़या बिल्कुल हादसाती लगता था। घर वालों की परेशानी का ख्याल मुझे हलकान कर रहा था। इनसे बात करने को दिल चाहता था, मगर इन्हें फ़ोन करने की हिम्मत मुझ में हरगिज़ ना थी। ख़ास तौर से वालदा का सामना तो मैं कर ही नहीं सकता था। ज़हन मुख्तलिफ़ ख़यालात की अमाजगाह बना हुआ था। अजीज़ों रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा था। मुझे यकीन था कि चाची की मेहरबानी से पूरी फैमिली में ना सिर्फ मेरी गुमशुदगी की इतला फैल चुकी होगी, बल्कि पार्क में मेरी जो इज्जत फजाई हुई थी वो भी राज नहीं रही होगी। फिर शोला बदन अरसा का ख्याल ज़हन में आया, और सीने में नफ़रत की एक बुलंद लहर महसूस हुई। ये अरसा की ही नौसत ही थी जो मुझे घर से निकालकर पार्क में लाई थी, और वह सेठ सिराज से आमना सामना हुआ था। मैं जब सारे वाक़यात सोचता तो खुद से नफ़रत होने लगती, दम घुटता महसूस होता, और मैं एक बार फिर खुदकश करने के बारे में सोचने लगता। बहरहाल हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था, और हकीकत यही थी कि अब मेरे इस ख्याल में वो पहले दिन की सी शिद्दत नहीं रही थी। इस तब्दीली में अहम किरदार इमरान ही का था। वो किसी लम्हे भी मुझे तनहा नहीं छोड़ता था। या तो बातों की फुलझड़ियाँ छोड़ता रहता, या अपना कोई दिलचस्प किस्सा लेकर बैठ जाता। मुझे महसूस होता था कि वो किसी माहिर नफ्सियात की तरह अपनी उंगलियों से मेरे ज़हन की सतह को टटोलता है और उसे मुवार करता रहता है। उसने भी अभी तक अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था, और ना ही मैंने पूछने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना पता चला था कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है, और वो पिछले कई सालों से लाहौर में मुकीम है। उसे सर्कस की नौकरी करते हुए तकरीबन इतना ही अरसा हो गया है। अपने सर्कस के साथ वो अक्सर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सफ़र करता रहता है। सर शाम उसने एक बार फिर मुझे अपनी मेहरबान कार में बिठाया और सर्कस पहुंच गया। आज उसके साथ मैं तीसरी मरतबा सर्कस आया था। पहले दिन के बाद यहाँ कोई स्पेशल शो नहीं हुआ था। इस बारे में मैंने इमरान से कुछ तफसील मालूम की थी। ऐसे शोज़ हर महीने के पहले हफ्ते की रात होते थे। इमरान ने यह बताकर हैरान किया कि इन स्पेशल शोज़ के अलावा इस सर्कस में कभी कभार 4-6
6 महीने बाद स्पेशल तरीन शो भी होता है। इसमें बाजीगरी के कुछ इंतहाई ख़तरनाक और ख़ास तमाशे दिखाए जाते हैं। इसके अलावा रिवाल्वर वाला खेल भी होता है। इस शो में खेल की ख़ास बात ये होती है कि खिलाड़ी रिवाल्वर को पेट या जिस्म के किसी और हिस्से पर रखने के बजाय सीधा कनपटी पर रख कर चलाते हैं। यह नहायत ख़तरनाक तरीन खेल बस 1-2 खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। इमरान ने मुझे ये भी बताया और हैरान किया कि वो खुद भी एक बार रिवाल्वर कनपटी पर रखकर 2-6 का खेल खेल चुका है। ये कोई 1 साल पहले की बात थी। इसमें उसे एक बारी में पूरे 8 लाख रुपए मिले थे। इस रकम से उसने ये मेहरान कार ख़रीदी थी और अपने घर को डेकोरेट किया था। जब हम सर्कस में पहुंचे तो मौत के कुएं में ज़ोरों शोर से म्यूज़िक बज रहा था। हल्का फुल्का तमाशा शुरू हो चुका था। एक गंदमी रंगत वाला दराज का शख्स इमरान के करीब आया और उसके कान में खुसर फुसर की इमरान हूँ हाँ में जवाब देता रहा। फिर वो रेस्ट वॉच देखता हुआ मेरी तरफ आया और बोला, आज हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। मैं बस कुएं वाला आइटम करूँगा और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। कहाँ जाना है? तुम्हारी दिल लगी का कुछ सामान है? यार तुम्हारा दिल लगा रहेगा तो उल्टी पुल्टी बातें नहीं सोचोगे। मैं पूछ रहा हूँ जाना कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं, बस साहिवाल के आसपास 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ एक ख़ास बंदे से मिलाना है तुम्हें। वो 2.5-3 घंटे की बात यूँ कर रहा था जैसे 2.5-3 मिनट की बात कर रहा हो। एकदम मेरा ध्यान शेर सिराज की तरफ चला गया और उसके साथ ही इस बोरियों वाले मामले की तरफ। कही ये वही चक्कर तो नहीं था? मैंने इस बारे में पूछा लेकिन वो गोल मोल बात कर गया। रात 9 बजे करीब मौत के कुएं में अपना आइटम ख़त्म करके वो मेरे साथ कार में आ बैठा और रवाना हो गया। वो कार या मोटरसाइकिल चलाता नहीं था बल्कि उड़ाता था, और उड़ाता भी बहुत हाई स्पीड से था। इतनी ही स्पीड के साथ वो बातें भी करता जाता था। 5 स्टार और पूतनी का के अल्फाज वो तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल करता था और ख़ुद भी अपने इन अल्फाजों से महजूज होता था। क्रिकेट से उसे खासी दिलचस्पी थी। वो काफ़ी अरसा क्रिकेट भी खेलता रहा था। उसकी अक्सर बातों में क्रिकेट के हवाले से मिलते थे। बहरहाल उसने अभी तक मुझे अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताया था और मुझे लगता था कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी इसके माजी के मतलब कुछ ज़्यादा नहीं जानते। इस थोड़े से शरार के बावजूद वो सब का दोस्त और हर दिल अजीज़ था। लाहौर से साहिवाल तक की सड़क अच्छी हालत में थी। तकरीबन 3 घंटे में हम साहिवाल पहुंच गए। इस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। हमने वहां से रोस्ट चिकन और उगली नान ली और गाड़ी के अंदर बैठकर खाए। साहिवाल बड़ा पूरा शहर रात के इस पहर कदरे सुनसान था। सड़कों पर हर तरफ केले के छिलके बिखरे हुए थे। इन छिलकों को देखकर 2 बातों का पता चलता था। एक तो ये कि साहिवाल के इलाके में केले बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये कि यहाँ के लोग छिलके फेंकने के सिलसिले में थोड़े बेपरवाह भी हैं। मजमूई तौर पर यह सेहतमंद और खुशबाश लोगों का शहर लगता है। रात के इस पहर भी चाय खानों और छोटे मोटे होटलों पर लोग मौजूद थे और केबल पर स्टेज ड्रामे देख रहे थे। मैं साहिवाल पहली बार देख रहा था। ताहम हमारी मंजिल साहिवाल से ज़रा आगे हड़प्पा का पुराना शहर था। मैंने नवाला लेते हुए कहा, यार एक तो तुम हर वक्त बंदे को तजस्सुस में रखते हो। बता के उन्हें देते कि हम इतनी रात गए हड़प्पा में किस ज़ात शरीफ से मिलने जा रहे हैं। यार अगर हम किसी मशहूर फिल्मी एक्टर या खिलाड़ी वगैरह से मिलने जा रहे होते तो मैं बता देता कि फ़लाँ बंदा है। जब तुम इस बंदे को जानते ही नहीं तो मेरे बताने से क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल इतना जान लो कि बड़ा दिलचस्प बंदा है और इससे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। मुझे अब भी शक है कि ये सेठ सिराज वाला चक्कर है। शक के मामले में तुम बिल्कुल किसी बीवी की तरह हो, उसने मुर्गी की टांग पर दांत आजमाते हुए कहा। हमारी गाड़ी एक बार फिर रवाना होगी। गाड़ी का डेक ज़ोर शोर से बज रहा था, नगमा गूंज रहा था। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। मेरे ख्यालात दूर दूर तक भटकने लगे। मैं अपने ज़हन को इर्द गिर्द के मनाज़र की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करने लगा। साहिवाल से हड़प्पा जाने वाली सड़क भी शानदार थी। गाड़ी बासानी 125 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। बड़ी 5 स्टार सड़क बना दी है यार उन्होंने, इमरान ने कहा।
मगर इसी दौरान में एक 5 स्टार खड्डा भी आ गया और इमरान ने गाड़ी को बमुश्किल कंट्रोल किया। रप्पा तक का सफ़र तकरीबन 30 किलोमीटर था, जो इमरान ने 25 मिनट में तय कर लिया। जल्द ही हम 1-2 झैली सड़कों पर मुड़े और हड़प्पा के कदीम शहर में पहुंच गए। ये वैसा ही कस्बा नुमा शहर था जैसा पंजाब के आम इलाकों में पाया जाता है। गलियां, बाजार और चौराहे सो रहे थे। ठंड ने हर शय को जामद कर रखा था और खुली जगहों पर हल्की हल्की धुंध थी। इमरान ने मोबाइल पर अपने किसी साथी से रब्ता करके अपनी मंजिल की दुरुस्त लोकेशन पूछी और फिर गाड़ी एक मकान के सामने रोक दी। जल्द ही हम एक नीम गर्म कमरे में पक्के कोयलों की अंगीठी के सामने बैठे थे। हमारे सामने चाय और दीगर लवाजमात रखे थे। मेज़बान वाकई दिलचस्प शख्स था। वो सांवली रंगत का था और गैर मामूली हद तक फरबा था। उसका पेट उसके आगे जैसे एक बहुत बड़े मटके की सूरत में रखा हुआ था। वो हंसता था तो उसका पेट भी उछल उछल कर साथ देता था।